नमस्कार। संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो केस की। दूसरा हम बात करेंगे भारत और मालदीव को लेकर के जो भी चर्चा छिड़ी हुई है। तीसरा हम बात करेंगे ओडिशा में अभी 7 जो उत्पाद है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, और भारत की प्रथम खाद्य सुरक्षा सड़क के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बिल्किस बानो केस से। यह केस कब शुरू हुआ था, थोड़ा सा इसको समझेंगे और चर्चा में ये दोबारा क्यों आ गया। देखिए, ये है बिल्किस बानो जो आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। ये एक महिला है। यहाँ पर मुस्लिम महिला या हिंदू महिला से कोई तात्पर्य नहीं है, पहली बात। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि न्यूज में कोई भी यदि इस प्रकार की न्यूज आती है तो एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार हुआ, एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार हुआ, एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ। सिर्फ वह एक महिला है, हिंदू मुस्लिम दलित से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब केस पे चलते हैं। केस क्या था कि 2002 में आप देखोगे कि गुजरात में क्या हुए थे, दंगे भड़के थे। तो उन्हीं दंगों में अहमदाबाद के रंधिकपुर में एक महिला थी जिनका नाम था बिल्किस बानो। इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया भीड़ ने, जिसमें से 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा जो सुनाई गई वो सुनाई गई 2008 में। किसने सुनाई? तो मुंबई हाई कोर्ट ने सुनाई, क्योंकि सीबीआई ने अपनी जांच करी, जो सबूत थे वो पेश किए, और अंत में 2008 में फैसला आता है कि ये जो 11 दोषी हैं इनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही आप देखोगे कि बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप तो होता ही है, साथ ही साथ इनकी 3 साल की जो एक बेटी थी इसकी भी हत्या कर दी जाती है। इनके परिवार में टोटल आप देखोगे कि 14 सदस्य थे, जिनमें से 7 सदस्यों को मार दिया जाता है। ठीक है, ये तो पूरा मामला रहा। लेकिन अब पिछले वर्ष की यदि मैं बात करूं तो 13 मई 2022 को गुजरात सरकार ने वापस से इनके लिए माफी के लिए एक गुहार लगाई जाती है सीआरपीसी की धारा 432 के तहत, कि ये जितने भी आरोपी हैं, आरोपी कितने थे? 11 दोषी थे, तो इन 11 दोषियों को माफ कर दिया जाए। कौन सी धारा? हाल ही में अभी मैंने आपको जस्ट बताई, सीआरपीसी की धारा 432 के तहत। इसके बाद गुजरात सरकार एक कमेटी बनाती है और इन दोषियों को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। अब मामला फंस जाता है किसके बीच में? मुंबई का जो आपका कोर्ट है इसके मध्य में, और साथ ही साथ गुजरात कोर्ट के मध्य में, कि इसको माफी को लेकर के इसमें फैसला कौन ले सकता है? मुंबई हाई कोर्ट लेगा या फिर गुजरात हाई कोर्ट लेकर? दोबारा से मामला चर्चा में आता है, और चर्चा में हम यह देखते हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया है, और फैसला क्या दिया है कि बिल्किस बानो केस के जो 11 दोषी हैं, गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है। अब रद्द क्यों किया गया है? क्योंकि मामला और सुनवाई सजा किसके द्वारा दी गई थी? 2008 में मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा। तो इनकी सजा को रद्द करने का अधिकार भी किसके पास है? मुंबई हाई कोर्ट के पास है। गुजरात के अधिकार क्षेत्र से यह बाहर हो जाता है, और इसीलिए सरकार ने यह कार्य किया है। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा मामला क्या था। देखिए, ओरली मैंने आपको पूरा मामला समझा दिया है, क्या क्या चीजें थी। जैसे मैंने बताया कि 2002 में यह केस होता है गुजरात के अहमदाबाद में रंधिकपुर में एक गांव में। इनके साथ क्या हो जाता है? सामूहिक बलात्कार। इनकी एक बेटी भी थी, 3 साल की बेटी थी, जिसकी हत्या कर दी जाती है। अब क्या यह दोष माफी के लायक है? यदि इसको लेकर के कोई माफी का प्रस्ताव देता है कि इन 11 दोषियों को माफ कर देना चाहिए। ठीक, इसके बाद जैसे मैंने बताया कि अब तक क्या क्या हुआ, तो 2008 में आप देखोगे कि मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने क्या किया? बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। इसके बाद 13 मई 2022 को गुजरात सरकार को इनकी सजा पर छूट का फैसला करने के लिए कहा गया, जो कि किसके अंतर्गत आ रहा था? कि गुजरात सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, और सीआरपीसी की धारा जो की थी आपकी 432, इसके तहत जो इनको माफीनामा देना था, माफ करने का जो अधिकार है, इसके तहत इनको प्रदान किया गया। कमेटी बनती है, 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा भी कर दिया जाता है, माफी भी दे दी जाती है। बिल्किस बानो वापस से चर्चा में आती हैं। वो आ करके मीडिया के सामने गुहार लगाती हैं कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, इसके बावजूद मेरे जो आरोपी हैं उनको रिहा कर दिया गया है। ठीक है, तो यही पूरी बात थी। इनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? दोबारा से विचार करता है, और फिर वह एक फैसला लेता है। फैसला क्या लेता है कि इस अर्जी पर वही राज्य सरकार फैसला ले सकती थी जहां सजा सुनाई गई है, ना कि राज्य सरकार जहां अपराध हुआ है। ठीक है, अपराध कहां हुआ था?
गुजरात में हुआ था। सजा किसने सुनाई? मुंबई हाईकोर्ट ने सुनाई। तो इसीलिए माफी का अधिकार भी किसे है, कौन दे सकता है? मुंबई हाईकोर्ट दे सकता है, और जहां दोषियों को जेल भेजा गया है, इसीलिए ये अर्जी जो है उनकी रद्द कर दी जाती है। और अब क्या होगा, इन जो 11 दोषी हैं इनको वापस से जेल में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये था मामला बिल्किस बानो केस का। अब आ जाते हैं किस पर? भारत और मालदीव पर। अभी आपने देखा कि हाल ही में मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा करी और वहां की कुछ बहुत ही सुंदर और मनमोहक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करी। इसके पश्चात आप देखते हैं कि मालदीव के 3 राजनयिकों ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, और इसको देखते हुए भारत में बायकॉट मालदीव जैसा ट्रेंड कर रहा है। अब इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, क्या बिंदु रहे हैं, और क्या है चर्चाएं, और भारत और मालदीव के संबंध इससे किस प्रकार प्रभावित होंगे, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये तस्वीरें, जो कि कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। हम भारतीय टूरिज्म के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो अभी बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने भारतीयों के लिए टूरिज्म जो है वीज़ा फ्री कर दिया है, ठीक है। उसमें अभी हाल में आप श्रीलंका देखोगे, थाईलैंड देखोगे। वहीं मालदीव की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा भारतीय, अभी मैं आपको एक डेटा शो करूंगी जहां पर आप देखोगे कि भारतीय बहुत ही ज़्यादा मालदीव में एक जो GDP है वो जनरेट कर रहे हैं अपनी यात्रा के थ्रू, ठीक है। तो इसी को लेकर के चीज़ें आई। बहुत सारे एक्ट्रेस थे, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने जो कहीं अगर घूम के आए थे तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, तो इसको समझेंगे क्या है भाई। तो 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ की यात्रा पर जाते हैं, और क्यों गए थे? क्योंकि इस दौरान इन्होंने 1150 करोड़ रुपए से अधिक की जो पर्यटन से संबंधित योजनाएं थी इनको लॉन्च किया, ठीक है। इन परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए लक्षद्वीप की इन्होंने यात्रा करी। अब महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है लक्षद्वीप? क्योंकि लक्षद्वीप क्या है, पर्यटन के क्षेत्र से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, और चलाने का उद्देश्य क्या है कि इस क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। जब उन्होंने यात्रा करी, यात्रा करने के बाद जब वो तस्वीर साझा करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के 3 राजनयिक वो कौन से हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये है मालदीव के 3 राजनयिक। इन्होंने अपने ट्विटर, जिसको अभी हाल ही में हम एक्स के नाम से जानते हैं, इस पर इन्होंने कुछ ट्वीट किए जो कि ट्वीट के आपत्तिजनक थे, ठीक है। जहां पर पूरी तरीके से टारगेट किया गया भारत को और यहाँ के जो नेता हैं उनको, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, ठीक। तो ये मामला तूल पकड़ता है, तूल पकड़ के आगे और प्रोसेस में आता है। लोग देखते हैं, ट्वीट्स पढ़ते हैं, और इसके पश्चात यहाँ पर बायकॉट मालदीव लग जाता है। मेक माई ट्रिप से बहुत सारे लोग फ्लाइट्स कैंसिल कर देते हैं। अगर वो जा रहे थे मालदीव घूमने तो वो अपना प्लान भी कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से चीजें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए, तो ये तो बात रही, इन्होंने टिप्पणी करी। अब देख लेते हैं कि पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा रहा है, जिससे वहां की जो स्पीड है इंटरनेट की वो 100 गुना हो जाएगी, यानी कि पहले से ज्यादा तेज, ठीक है। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में बिजली और दूसरी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की घोषणा करी है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ वक्त यहाँ पर द्वीप पे बिताया और तस्वीरें साझा करी। आगे जैसे मैंने बताया कि इसमें से एक सांसद का नाम दिया गया है जाहिद रमीज। इन्होंने ट्वीट किया और यहाँ पर लक्षद्वीप से संबंधित यात्रा का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने अपनी छुट्टियों के लिए मालदीव की यात्रा नहीं करने और मालदीव के होटलों और रिजॉर्ट्स के बहिष्कार करने से संबंधित टिप्पणी करने लगे। आगे आप देख लेते हैं दोनों देशों के बीच ये विवाद कैसे शुरू हुआ, कब से विवाद यह चल रहा है, विवाद के पीछे का कारण क्या है। देखिए, जैसे ही सत्ता पलटती है मालदीव की, यहाँ पर नए राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद मोइजू, ठीक है। ये जीतते कैसे हैं चुनाव? ये चुनाव जीतते हैं क्या कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे यहाँ से भारत को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, भारत की जो सेनाएं हैं उनको वापस भेज देंगे, और इसी प्रॉमिस पर ये वहां का चुनाव जीत जाते हैं। नाम क्या है इनका? मोहम्मद मोइजू। तख्ता पलट कब होता है? ये 2023 में यहाँ करके यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो चुन लिए जाते हैं, ठीक। ये किस पार्टी से थे? तो पार्टी इनकी थी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी से ये नेता चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, मालदीव में सितंबर 2023 को ये राष्ट्रपति बने थे। भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इनसे हार गए थे। वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चुनाव कैंपेन में भारत विरोधी टिप्पणी करते रहते थे और इंडिया आउट नाम से इन्होंने अभियान भी चलाया था। इसके पश्चात जैसे ही ये यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, मौजूदा करीब 70 भारतीय सैनिकों को ये वापस कहाँ भेज देते हैं? भारत भेज देते हैं, और भारत और मालदीव के मध्य कुछ हाइड्रोलिक समझौते थे उनको भी ये समाप्त कर देते हैं,
ठीक है, तो बात ये रही। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू माना जाता है कि ये क्या है, चीन के समर्थक हैं, इसलिए इस प्रकार के यह कार्य कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं भारत की यदि बात की जाए, भारतीय सेनाओं की, तो ये यहाँ पर इनके जो सोल्जर्स हैं उन्हीं को ट्रेंड करता है। और भारत यहाँ की जो सैन्य आपूर्ति है उसका 75% सैन्य आपूर्ति कौन करता है, भारत करता है मालदीव को। लेकिन इसके पश्चात भी मालदीव इस तरह की हरकतें दिखा रहा है। चलिए, ये तो इनके राजनयिक थे जो मैंने आपको दिखाए, ये थे ट्वीट्स जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे संबंधित कुछ इस प्रकार के ट्वीट्स यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद रीट्वीट्स किए गए कुछ हमारे भारत के द्वारा और वहां पर टिप्पणियां की गई। अब जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको एक मैप शो करूंगी जहां पर दिखाऊंगी कि मालदीव में जो भारतीय पर्यटन है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है और यहाँ पर कितना लाभ पहुंचा रहा है। 2018 में बात की जाए तो 90,474 लोगों ने यहाँ की यात्रा करी। इसके पश्चात 2019 में 1,80,000 से ज्यादा लोगों ने मालदीव की यात्रा करी है। ये मामला थोड़ा सा गिरा, लेकिन इसके बाद पश्चात आप देखोगे इसमें बढ़ोतरी आ रही है। 2020 में 63,000 के आसपास, 2021 में ये हो गया 2,91,000। इसके पश्चात 2022 में 2,41,000 लोगों ने यात्रा करी। 2023 में ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये सिर्फ 13 दिसंबर तक का डेटा है, जहां पर आप देखोगे कि 1,93,000 के आसपास लोगों ने यहाँ पर यात्रा करी है। तो आप देख सकते हो कि भारतीय कितना ज्यादा मालदीव का जो क्षेत्र है वह एक्सप्लोर करते हैं और इससे उनकी जीडीपी को कितना लाभ मिलता होगा। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा भारत और मालदीव के साथ जो व्यापार संबंध है उनको समझने का प्रयास करते हैं। 2018 में निर्यात की यदि मैं बात करूं तो 28.61 करोड़ था, वहीं आयात कितना था, 30.1 लाख। और ये दोनों चीजें जो हैं वो डॉलर में दी गई हैं। वहीं 2019 की यदि बात की जाए तो 29.2 करोड़ आपका क्या था, निर्यात था, और वहीं आयात कितना था तो 34.2 लाख था। इसी प्रकार से ये पूरा डेटा दिया गया है और सितंबर 2023 तक आप देखते हो कि 41.2 करोड़ का निर्यात किया गया है और वहीं 61.9 लाख का आयात किया गया है। तो भारत किस तरह से मालदीव को फायदा पहुंचा रहा था। ठीक है, तो ये तो थी व्यापार के बारे में। देखते हैं थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में। इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है, 36 द्वीपों का यह समूह है। और लक्षद्वीप, मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है। अरब सागर में भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तट पर यह स्थित है। तो यह था लक्षद्वीप के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं अंत में ओडिशा के जो 7 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, इनको हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी आपने देखा होगा एक लाल चीटी की चटनी थी जिसको जीआई टैग दिया गया था, इसके सहित और अन्य 6 उत्पाद हैं, इनको भी आज हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में ओडिशा के 7 उत्पादों को जीआई टैग की सूची में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं अब थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में कि ये जीआई टैग कौन देता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसे यह प्रदान किया जाता है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद की उत्पत्ति के स्थान को दर्शाते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वासन प्रदान करते हैं। ठीक है, यही है जीआई टैग का मतलब, यानी कि वो आइडेंटिफाई हो चुका है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, सुरक्षित है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी गुणवत्ता का निर्धारण कर दिया गया है। ये है आपका जीआई टैग। ठीक है, तो इसमें इस चीज का आश्वासन प्रदान करती है सरकार। आगे बात करें, ये टैग औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन 1883 के निर्देशित बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि आईपीआर का एक हिस्सा है। वहीं भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक भौगोलिक संकेतक टैग लागू करता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक इलाके और क्षेत्र या देश में उत्पन्न होने के कारण गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय थी, टी थी, उसको प्रदान किया गया था। जीआई टैग ऐसा नहीं है कि एक बार दिया गया है तो आजीवन, यानी कि हमेशा उसके पास टैग रहेगा। इसको आपको सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाता है, इसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो चीजें थी जीआई टैग के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसके उत्पाद क्या क्या हैं जिनको मिला है। सबसे पहला है आपका कपड़गंडा शॉल। यह डोगरिया कोंद जनजाति की महिलाओं द्वारा लाल, पीले, हरे और धागों व सफेद मोटे कपड़े की कढ़ाई पर जो शॉल है उस पर कढ़ाई की जाती है इनसे।
दूसरा है लौंजिया सौरा पेंटिंग। ये एक चित्रकला है जो लौंजिया सौरा समुदाय से संबंधित है। पेंटिंग बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में होती है। तीसरा आ जाते हैं कोरा पुट काला जीरा चावल। ये काले रंग के जो चावल होते हैं इसकी एक किस्म है जो अपनी सुगंध, स्वाद, बनावट और पोषक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है सिमली पाल काई चटनी। जैसे मैंने बताया कि इस चटनी को दिया गया है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक आदि का अच्छा स्रोत माना जाता है इसे। आगे देखते हैं नयागढ़ कंटेई मुंडी बैगन। इसके जो पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं। इसकी जो विशिष्ट जो बनावट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हरे और गोल फलों के अन्य जीनोटाइप की तुलना में अधिक इसमें बीज पाए जाते हैं। इसके बाद उड़ीसा खजूरी गुड़। इसको जीआई टैग दिया गया है क्योंकि इसका जो मीठापन है वो क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, और यह गजपति जिले में इसका जो कहते हैं इन्वेंशन हुआ था, इसकी उत्पत्ति हुई थी, वो गजपति जिले में हुई थी। आगे ढेंकनाल मांझी या भैंस के दूध के पनीर से बनी एक मिठाई होती है जिसका स्वरूप, स्वाद, आकार अलग होता है। ठीक है, तो इन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आ जाते हैं अब भारत की पहली खाद्य सड़क के बारे में जिसका नाम क्या है, प्रसादम है। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वास्थ्य खाद्य सड़क प्रसादम का शुभारंभ किया है। प्रसादम पहल क्या है देखते हैं। तो इसके तहत 19 दुकानें शामिल हैं जो क्या करेंगी, ऑथेंटिक प्रसाद जो वहां पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनको प्रदान करेंगी। इसकी गुणवत्ता जो है वो टेस्ट की जाएगी। सांस्कृतिक व सुविधाजनक रूप से समृद्ध भोजन विकल्प जो है वो प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रसादम में जो 19 दुकानें होंगी प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले 1 से 1.5 लाख भक्तों के लिए यह भोजन जो है उपलब्ध करवाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI या खाद्य पदार्थों के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है, यानी कि यह लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं है, इसका जो गुणवत्ता, पौष्टिक स्तर है वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखता है। देन यह प्रोडक्ट को ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। आप कहीं भी जाते हो तो देखते हो क्या लिखा होता है प्रोडक्ट के पीछे कि यह FSSAI द्वारा क्या है, प्रमाणिक है, यानी कि हमारे लिए सुरक्षित है, हम इसका कंजप्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है और विभिन्न मानकों को लागू करने की उचित प्रणालियों को निर्दिष्ट करने के लिए विनियमन तैयार करता है और इसके लिए यही जिम्मेदार है। आगे देखते हैं, नोडल मंत्रालय क्या है इसका, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके बारे में बात करेंगे तो यह न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध की परिकल्पना करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। आगे आ जाते हैं, NHMK के घटक क्या है, चलिए इनको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। वित्तीय सहायता तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके पहल के लिए यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया गया है। कैसे, तो 60 and 40, 90 and 40 इस अकॉर्डिंग है अलग अलग, यानी कि 60% राज्य सरकार, केंद्र शासित 40%, वही जो अदर मिशन है उनके लिए 90% एंड 10% का जो अनुपात है वो निर्धारित किया गया है। 1 करोड़ रुपए प्रति फूड स्ट्रीट के रूप में यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये तो थी चीजें जो मैंने बताया। अब सुविधाएं इसकी क्या है, तो इससे बच्चे को खेल क्षेत्र, पीने के पानी की सुविधा, CCTV निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं, बैठने की जगह सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो क्षेत्र है, कंटोनमेंट एरिया है, इसका भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख बिंदु और मुद्दे जिन पर हमने बात करी। जैसे मैं हमेशा आपको प्रश्न देती हूं, तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत राज्य सरकार के पास किसी व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार है। सबसे पहला है IPC की धारा 432, CRPC की धारा 432, CRPC की धारा 430 या फिर अनुच्छेद 432, ये CRPC है। ठीक है, तो चलिए मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आपका मैसेज मुझे मिल गया था कि मुझे RO का करंट जो है वो उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना है, तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। मे बी परसों अपलोड कर दूं मैं आपका वीडियो, वो कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का भी आपका 2 वीडियो रह रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी ही मैं प्रयास करती हूँ कि आपके ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक यू।